हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका हमने पढ़ लिया था कल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या शुरू करेंगे? गैमीटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, अगर आपने ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल से इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वो पार्ट 1 वीडियो है, दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं फीमेल एंड मेल में। टेस्टिस है मेल में और ओवरी है फीमेल में। ठीक है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको जो गैमीट्स जो हैं वो स्पर्म एंड ओवम है रिस्पेक्टिवली। स्पर्म जो बनता है वो मेल में बनता है एंड ओवम फीमेल में बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। इन दोनों के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और इनकी सेपरेट प्रोसेस भी होगी दोनों की। स्पर्म की होगी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम की होगी ओवम की प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी oogenesis। ठीक है, तो हम सिर्फ वो ही करेंगे इम्पॉर्टेंट जो कि पेपर में आएगा। पढ़ाऊँगी मैं सारा, हाईलाइट वो करवाऊँगी जो आपको पेपर में आ सकता है। तो आप साथ साथ में अपनी बुक पे इम्पॉर्टेंट आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाइएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो कह रही हैं ये कह रहे हैं जो मेल क्या होता है, मेल मदर सेल या मेल जॉर्म सेल वो होता है स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। ठीक है, बिगिन्स एट स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू हो जाती है। और जो स्पर्मेटोगोनिया है जहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगी वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा था, जहाँ से हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था ना। टेस्टिस बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। टेस्टिस होता है, मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें ही स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और स्पर्म बनाता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करेगा स्पर्मेटोगोनिया। ईच स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉयड होता है और 46 इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कोल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना वो मियोटिक डिवीजन कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बना देता है। 2 इक्वल बनाता है, देखो ये बनाएगा 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा। कौन बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। देन आगे क्या होएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। उसके बाद में वो करेगा सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, जिसकी हमें ज़रूरत थी स्पर्म की। स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्म, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उसकी स्पर्म में और ये हमारा बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ सारी प्रोसेस के बाद। ठीक है, ये सारी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आपको आगे एक फ्लो चार्ट भी मिलेगा अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। तो आगे इस बुक में आपके फ़्लो चार्ट बने होंगे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस का और एक oogenesis का। तो आपने वो फ़्लो चार्ट बना के आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड ठीक है से स्पर्मेटोजोआ बनता है ना, जोआ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म हमारा क्या है? स्पर्म ही स्पर्मेटोजोआ है। देन अब नरिशमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या चाहिए? सर्टोली सेल चाहिए। ठीक है, तो उसमें स्पर्म का हेड क्या हो जाता है? इम्बेडेड हो जाता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में से। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। जब वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पूरा का पूरा बन के निकल आता है स्पर्म, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। अब स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस सुनने में तो बहुत सेम लग रहे हैं, लेकिन ये सेम है नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्म में ही एक स्पर्म के बनने का ही एक पार्ट है जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। जोआ, ठीक है, वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मिएशन में जो होता है वो बाहर ही निकल जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आउट हो जाता है।
ठीक है, आगे करते हैं। हमने पढ़ लिया कि वो प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्यों होती है प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनमें से एक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बहुत अर्ली शुरू कर देते हैं एट दी प्यूबर्टी। इफ़ यू रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, आपने हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में +1 में पढ़ा होगा। ठीक है, अब जो GnRH के लेवल जब इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर ना, हमारे अंदर एक ग्लैंड होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। सबसे पहले तो GnRH है। ठीक है, हमारे अंदर क्या है? GnRH हार्मोन है, ये ग्लैंड को रिलीज़ करेगा। ठीक है, फिर ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज़ करेगा। कौन से? LH एंड FSH। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH एक्ट एज लेडिक सेल, हमने पीछे पढ़े थे लेडिक सेल एंड सर्टोली सेल। लेडिक सेल हमारे क्या करते हैं? लेडिक सेल करते हैं हमारे, देखिए ये लेडिक सेल है, ये एंड्रोजन बनाते थे, हमने पीछे पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो। लेडिक सेल एंड्रोजन बनाते हैं और सर्टोली सेल हमारे क्या करते हैं? वो नरिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। LH, अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए LH का क्या है, तो LH का फंक्शन है कि ये जो है लेडिक सेल की तरह एक्ट करता है और एंड्रोजन को सिक्रीट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, इट स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। FSH जो LH है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, मेटोजेनेसिस, और FSH किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियो, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि LH स्पर्मेटो एंड FSH स्पर्मियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अब हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब हमने पढ़ लिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, उसमें मेन चीज़ क्या बनी है? स्पर्म। ये सारा क्या है? स्पर्म, जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बनाया है। अब पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी स्पर्म में। स्पर्म में है, सबसे पहले तो आपने स्पर्म की डायग्राम अच्छी तरह से बना के देख लेनी है और बार बार बना के देखनी है। आपने इसको अच्छी तरह से रट लेना है, इसकी लेबलिंग को रट लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसकी लेबलिंग में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये मेन रोल प्ले करता है जब स्पर्म जाता है फीमेल में और ओवम को फ्यूज़ करता है, तो एक्रोसोम बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें जो सिक्रेशंस होती हैं वही हेल्प करती है स्पर्म को ओवम में फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, आगे हम एक्रोसोम का फंक्शन भी पढ़ेंगे। अब तो मैंने वैसे आपको बता दिया है। क्रोमोसोमल मटेरियल है इसमें, न्यूक्लियस में ये नेक है, मिडल पीस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए? स्विमिंग के लिए। अब स्पर्म ने स्विम कर करके ही तो जाना होता है फीमेल पार्ट से, और मेल पार्ट में भी वो इतनी प्रोसेसेस फेस करता है, इसलिए उसको कितनी स्विमिंग करनी पड़ती है, मोटिलिटी इसको ही कहते हैं। तो उसको कौन प्रोवाइड करता है? इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोवाइड करते हैं। ये सारा इसका हेड का पार्ट है, हेड में इसमें ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, नीचे ये इसकी टेल है, ये इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ वैसे तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है और स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आता है। कई बार तो ओनली डायग्राम आ जाती है कि ओनली डायग्राम बना दो, कई बार आती है कि डायग्राम के साथ ये सारा एक्सप्लेन करो, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं कि इसमें सारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको आपने इम्पोर्टेंट टिक कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, अब देखो स्पर्म का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया, इसके नेक है, मिडल पीस है, टेल है, ये सारे इसके लगा हुआ है। स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये सब मैंने आपको बता दिया, जस्ट आपने लाइंस में इन सबको उतारना है कि इस पे न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम देखो अब आ चुका है एक्रोसोम का फंक्शन, ये रहा।
कैप-लाइक स्ट्रक्चर ऑन द स्पर्म इज एक्रोसोम। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स। एक्रोसोम के अंदर ना एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। बस देखो मिडल पीस में क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया। अब ह्यूमन मेल जो है कितने 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है जब कोइटस या इंटरकोर्स होता है। तो जो मेल है ना वो फीमेल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजेक्ट कर देता है। अब देखो 60% स्पर्म तो नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं और 40% विगरस मोटिलिटी के होते हैं, लेकिन ओवम के पास ओनली वन स्पर्म जाता है, ठीक है। Sperm released from seminiferous tubules are transported by accessory ducts। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से तो स्पर्म निकल गया, हमने पीछे पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में accessory ducts हैं, ग्लैंड्स हैं, कितना कुछ पढ़ा था ना। अब मेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो चुका है तो वो जाएगा accessory duct से बाहर। सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस, ये जो ग्लैंड्स थे या डक्ट्स थी, ठीक है, ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैच्योरेशन की, उसको मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। उसको मोटिलिटी, मतलब कि जैसे वो स्विम करता है ना तो उसको कहते हैं मोटिलिटी। उसको मोटिलिटी चाहिए होती है तैरने के लिए। द सेमिनल प्लाज्मा, जो मैंने आपको बताया था कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या बन जाता है, सीमन। फंक्शन ऑफ मेल accessory ducts एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन क्या है, मेल का है ये एंड्रोजन। वैसे तो ये फीमेल में ही होता है, लेकिन अगर फीमेल में इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस कैन कॉज डिसीज इन फीमेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ ली, स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुकी है हमारी। अब आ जाते हैं oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन। चलो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमीट इज कॉल्ड oogenesis। इसको हाईलाइट कर लीजिए, व्हाट इज oogenesis पेपर में अगर पूछा गया, ठीक है, 2 मार्क्स में, तो आपने लिख देना है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमीट का बनना इज कॉल्ड oogenesis। कि oogenesis में ही तो ओवम बनेगा, ओवम में तो फीमेल गेमीट है, ठीक है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे स्टार्ट होता है, जो फीमेल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है ना वहाँ पे। अब वहाँ पे जो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस, वो था स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, oogonia, दोनों क्या है, गोनिया, वो स्पर्मेटोगोनिया था, ये oogonia, ठीक है। अब क्या है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडर आफ्टर बर्थ कोई नहीं बनती है, पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogonia हमारे अंदर, मतलब फीमेल की बॉडी अंदर बहुत सारी बन जाती हैं। दी सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन। ये आप फटाफट साथ में चार्ट बनाते जाइए। सबसे पहले लिखिए oogonia, देन लिखिए, आगे आपने लिखना है oogonia के बाद क्या बन रहा है, ये प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन, यहाँ लिखना है प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन और प्राइमरी oocyte, यहाँ से बना प्राइमरी oocyte। प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन से यहाँ पे क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। आप साथ में लिखते जाइए, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती इतना, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से बनेगा, प्राइमरी oocyte लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से कवर है, उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट, बहुत सारी है ऐसे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। बर्थ टू प्यूबर्टी, जब बर्थ होता है, देखो मैंने आपको बताया कि ये जो oogonia है ना, ये बर्थ से पहले ही बन जाता है, पहले, और बर्थ के बाद में नहीं बनता। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये बहुत सारे टूट जाते हैं, ठीक है। तो पहले जितने बन गए, बाद में बने उनमें से टूटे भी जा रहे हैं, ठीक है। अब जब प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब कि 14, 15, 13, 14, 15 की एज पे आपके सिर्फ इतने ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इन ईच ओवरी। मतलब कि एक ओवरी में 60,000 से 80,000 और दोनों ओवरीज में मिला के 120 से 140,000 तक होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल से बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, उस पर और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर चढ़ जाए और न्यू थैक्का चढ़ जाए,
थीका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में थीका क्या है, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को और क्या कहते हैं जानते हो आप? नहीं ना, मैं बताती हूँ। टर्शियरी फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है? फ्लूइड लाइक कैविटी होती है जिसको एंड्रम कहते हैं। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका एंड ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस, ओके। द प्राइमरी यूसाइट विद इन, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। आपने ना अगर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis करनी है, आप ये चीज़ें नहीं भी करेंगे ना, अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे 2 लाइन्स और सीधा ये फ्लो चार्ट्स बना देंगे ना, ये वाले, these flowcharts are most important for explaining the process of spermatogenesis and this is oogenesis, this is oogenesis, this is spermatogenesis। बस आपने ये वहाँ पे ड्रॉ कर देने पेपर में, और पेपर वाले को लगेगा कि आपको आती है। चाहे आप साइड में लाइंस बहुत कम लिख देना, चाहे 4-5 लिख देना, दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया था। सेकेंडरी यूसाइट फॉर्म्स जोना पैलेसूडा सराउंडिंग इट। अब हमने पढ़ना है कि जो जोना पैलेसूडा है ये क्या चीज़ है। अब देखो, जो ये ओवम है जो फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर बन चुका है, वो आप अपने ऊपर एक लेयर बनाता है जोना पैलेसूडा की, ठीक है। दिस इज़ जोना पैलेसूडा लेयर, और ये प्रिवेंट करता है कि जब फ्यूजन हो रही है तो एक स्पर्म इसमें आ चुका है और एक और स्पर्म ना आए। ये इंश्योर करता है कि ओनली 1 स्पर्म ही आए फीमेल में, और फीमेल के ओवम में, तो और स्पर्म ना एंटर कर पाए ओवम में, ठीक है। ओव्यूलेशन के टाइम, ओव्यूलेशन क्या होता है? जब ओवरी रिलीज़ कर जाती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, ओवरी इज रिलीज्ड एंड दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन डिटेल, इन विद फुल एक्सप्लेनेशन व्हाट इज़ ओव्यूलेशन। ये आपने फ्लो चार्ट्स अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं, जैसे मर्जी करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। आपने ये भी बताना है कि देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 23 है, 23 है, ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। मतलब डिप्लॉयड ही बताइए, ये कि हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, यहाँ पे ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे हैप्लॉयड हो चुके हैं, ठीक है, गैमीट्स जब बन चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, ये होते हैं फीमेल्स में। टेक पार्ट्स इन फीमेल इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, उसको तो कहते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज स्टार्टिंग को क्या कहते हैं? मेनार्क, ठीक है। और ये 28 to 29 डेज़ के बाद आते हैं, ओके। एंड साइकिल ऑफ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर इज कॉल्ड। इसकी डेफिनेशन बहुत आती है पेपर्स में, बहुत ज़्यादा, चाहे आपको फाइनल में आए, चाहे आपको प्री बोर्ड में आए, स्कूल के जो मंथली पेपर होते हैं उनमें आए, लेकिन ये आनी ही आनी है, फाइनल में भी आनी ही आनी है। ये मेनार्क के बारे में भी बहुत पूछते हैं, ऐसे ना MCQs या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि मेनार्क और मीनोपॉज क्या है। तो आपने याद रखना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क, एंड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। एंड जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करने के बारे में आ जाए 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के अंदर अंदर, तो चाहे वो 5 मार्क्स का हो चाहे वो 10 मार्क्स का हो, आपने ये सारा बनाना ही बनाना है। अपनी बुक में से देख लीजिए, देखिए इतना है, इतना टेबल है, ये सारा आपने ड्रॉ करना और लेबल करना अच्छी तरीके से। यहाँ से ही पता चलेगा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने नीचे से शुरू कर देना है, यहाँ से, ठीक है, नीचे से शुरू कर देना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन चलती है, ये पहले 1 से लेके 29 तक बना लीजिए दिन, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है शुरू, 1 तारीख से शुरू हो चुका है। अब ये जो है बनाई हुई है ये चीज़, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है। अब देखो, जब शुरू में है तो लेयर कम थिक है, थिन सी है, इसलिए मेंसेस, जब लेयर थिन होती है तब मेंसेस ज़्यादा आती है। अब लेयर थिन हो रही है और यहाँ पे मेंसेस ख़त्म हो गया है। दिस इज़ फॉलिकुलर फेज, दिस इज़ ल्यूटल फेज।
अब ल्यूटल फेस भी हो गया, फॉलिकुलर फेस भी हो गया, आगे नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाता है। अब जब मेंस्ट्रुएशन और फॉलिकुलर फेस चल रहा होता है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम होता है, बिल्कुल डाउन जा रहा है। ये ओवेरियन हार्मोन लेवल है। ओवेरियन के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों पहले कम है और सबसे पहले एस्ट्रोजन ऊपर आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन अभी भी नीचे है। और जब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बड़ी हो गई है और थिक हो गई है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती है तब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, या जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है तब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती है। और एस्ट्रोजन कब ज़्यादा होता है, ये देखो, ये वाला फेज़ जो 14 डे का फेज़ है, ये 14 डे वाला फेज़ में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे ओव्यूलेशन होती है। अब ओवेरियन हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं, अब देखने हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल कौन कौन से हैं। अब ओवेरियन इवेंट्स में क्या चल रहा है, हमने पीछे पढ़ा था कि फॉलिकुलर फेस है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ओवेरियन इवेंट्स में फॉलिकल्स बनेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल है एंड ये मैच्योर फॉलिकल है। अब जब ओव्यूलेशन होगी तो फॉलिक्यूल जो है ओव्यूल निकल गया ओव्यूलेशन में, अब बाद में बन गया कॉर्पस ल्यूटियम एंड रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी तो ये रिग्रेस कर जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये फर्दर डेवलप कर जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल कौन कौन से? FSH एंड LH। ठीक है, पीछे हमने पढ़े थे ओवेरियन हार्मोन लेवल, ये हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। ओवेरियन हार्मोन लेवल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है FSH एंड LH। FSH एंड LH जब 14 डे पे पीक लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों पीक लेवल पे हो जाते हैं तब हो जाती है हमारी ये ओव्यूलेशन। जब ये दोनों पीक लेवल पे हुए तब ओव्यूलेशन होगी, LH और FSH दोनों। और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे मार्किंग है आपने बिल्कुल वैसी ही करनी है इन ग्राफ्स को। ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट होता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होकर होता है 3 से 5 दिनों तक होता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? जब एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया था ये डायग्राम में, जब एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ये बहुत कम है या बहुत थिन है तभी मेंसेस स्टार्ट हुए थे। तो जब एंडोमेट्रियल की लाइनिंग टूट जाती है तब भी ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, लिक्विड बाहर आने लग जाता है वजाइना में से, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स रिलीज ओवम। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम भी रिलीज होता है, ठीक है, जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए, अब देखो जब प्रेगनेंसी होती है तब क्यों नहीं आते मेंस्ट्रुअल साइकिल? इसलिए नहीं आते क्योंकि तब ओवम फर्टिलाइज हो चुका होता है, इसलिए ओवम अगर टूटेगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आएंगे? आगे, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन ना आए तो इससे ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है और कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे किसी की पुअर हेल्थ हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना उसका प्रॉपर आ रहा हो। आफ्टर 28 to 29 डेज देयर कैन बी वेरियस कॉजेज। ठीक है, only the pregnancy is not a one cause. The menstrual phase is followed by follicular phase. menstrual phase में follicular phase भी होता है during this phase। अब ये follicular phase में क्या होता है? follicles बनते हैं जिसमें ovary grow करती है to become a graphian follicle। primary follicle से secondary follicle बनेगा, फिर जाके graphian follicle बनेगा। और endometrium of uterus, देखो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम पूरी टूट चुकी थी, छोटी छोटी होकर टूट चुकी थी और ब्लड बाहर निकलने लग गया था। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो रहा है, जब एंड हो रहा है, ठीक है, तब एंडोमेट्रियम दोबारा ग्रो होनी शुरू हो रही है और थिक होनी शुरू हो रही है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूटरस आर इंड्यूस्ड बाय लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। इन दोनों के हार्मोन्स की वजह से। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। और ये डायग्राम तो आपने चाहे 10 बार करिए चाहे 20 बार, लेकिन ये तो आपने पूरी अच्छी तरह से करनी ही पड़ेगी क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके +2 के बाद में भी ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी GnRH का भी रोल होता है और उससे सिक्रेटेड हार्मोन्स जो होते हैं LH एंड FSH उनका भी रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी। ठीक है, अब फॉलिकुलर फेस होता है ना, जो फॉलिकुलर फेस में ये दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं।
फॉलिकुलर फेज में LH एंड FSH दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आगे FSH एंड LH मैंने आपको बता दिया 14 डे पे पीक लेवल होता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बना होगा। LH भी ऐसे होगा तो FSH भी बिल्कुल स्टार्टिंग के डायग्राम में ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बना होगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे होगा। ये ओव्यूलेशन के डे पे 14th डे पे जब ओवम निकल जाता है तब इन दोनों की पीक लेवल होती है, दोनों की FSH एंड LH की, तब ये ओव्यूलेशन होती है मिड साइकिल में, ठीक है। अब ओव्यूलेशन क्या होती है? रिलीज ऑफ ओवम, जो कि होता है 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ LH एंड FSH। अब देखो, तो ओव्यूलेशन में मेन रोल किसका होता है? LH का होता है। ओव्यूलेशन में मेन रोल किसका होता है? LH का। आगे कॉर्पस ल्यूटेम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे फर्दर डेवलप करेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ, मैंने आपको बता दिया प्रेगनेंसी में सारे स्टॉप हो जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, ओनली प्रेगनेंसी इंडिकेटिव है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटेम, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटेम और छोटा और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवम का मिलना इस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो कॉर्पस ल्यूटेम और बड़ा हो जाता है और एंडोमेट्रियम के साथ स्टिक कर जाता है। और आगे की प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। एंडोमेट्रियम के साथ स्टिक कर जाता है। एंडोमेट्रियम कहाँ है? यूट्रस में है फीमेल के, उसके अंदर वाली लाइंस हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम है, फिर उसके बाद मायोमेट्रियम है, फिर पेरीमेट्रियम है। अब मैंने आपको बताया था कि 50 ईयर्स की एज हो जाए अगर फीमेल की, है ना, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आपको सही मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, सही मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, लाइक 27-28 डेज़ के बाद में आपको सही आ रहा है, तो मतलब कि आपकी एक गुड हेल्थ है। और ये मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में चलता है। मीनार्क मतलब जब स्टार्टिंग होती है, मीनोपॉज जब एंड हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।